हे गाइस, वेलकम टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वह एक्ट है जो कि इंडिया की हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है काम करता है। दोस्तों, ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के क्रम का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोज लेके आएंगे। दोस्तों, फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं हम फैक्ट्रीज 1948 के बारे में। दोस्तों, पहले बढ़ने से पहले हम पूछना चाहेंगे कि फैक्ट्री क्या होती है। दोस्तों, व्हाट इज अ फैक्ट्री? फैक्ट्री दोस्तों वह एरिया होता है, वह जगह होती है जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं इफ पावर इज यूज्ड। और अगर 20 या 20 से अधिक लोग किसी काम में लगे हुए हैं लेकिन वहां पे पावर यूज नहीं की गई है, तभी भी हम उसे फैक्ट्री बोले जाएगा। दोस्तों, यह डेफिनेशन है आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2M में मेंशन कि वह एरिया जहां पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां पे हम पावर को यूज कर रहे हैं, दैट प्रेमिस इज कॉल्ड अ फैक्ट्री। और अगर 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, बेशक वहां पे पावर यूज नहीं है, तभी भी उस संस्थान को दोस्तों फैक्ट्री ही बोला जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों, आप पहले जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था कि देयर यूज्ड टू बी स्लेवरी। वहां पे स्लेव्स होते थे, काम काज करने के लिए लोगों को स्लेव रखा जाता था। तो सब इन इन लोगों को, ताकि जो वहां पे वर्कर्स हैं, तो उनके जो हित हैं उनको संरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, दिस बेसिकली दिस एक्ट्स हैव बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो एक्ट था, इट हैज बीन इनेक्टेड प्राइमरली फॉर प्रोटेक्टिंग दी for object of protecting workers employed in factories against industrial and occupational hazards। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, बहुत इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। दोस्तों, इस एक्ट को लागू करने से जो फैक्ट्री के प्रेमिसेस में काम कर रहा है, उस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सेफ्टी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फैक्ट्री के मालिक यानी कि ऑक्यूपायर के पास चली जाती है। फॉर दैट पर्पस it seeks to impose upon the power of the occupier certain obligations to protect the worker, to secure for them employment in conditions conducive to their health and safety। दोस्तों, यह चीज इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं लेके आई थी, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो एक बहुत ही सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकें और उनके राइट्स जो हैं वो बच सकें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई करियाना की दुकान है, हम लोग उसको वहां पे एप्लीकेबल कर देंगे, या फिर कोई कोई छोटी सी शॉप है, पान शॉप है, वहां पे एप्लीकेबल कर देंगे। देयर आर सर्टेन लिमिट्स वेयर दिस हैज टू बी एक्टेड। एट अ प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द एड और विदाउट एड ऑफ पावर इज सो ऑर्डिनली कैरिड नॉट विद द स्टैंडिंग दैट। दोस्तों, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद और विदाउट द एड ऑफ पावर जो है वो वहां पे यूज हो रहा है, वहां पे ये एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इज लेस देन 10 इफ वर्किंग विद द एड ऑफ पावर। अगर वहां पे पावर का यूज हो रहा है, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड एंड नंबर ऑफ पर्सन्स आर लेस देन 10, सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू देयर। एंड इफ लेस देन 20 इफ वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। अगर लोग 20 से कम है और वहां पे पावर का यूज नहीं भी हो रहा है, तभी भी ये जो एक्ट है एप्लीकेबल हो जाएगा। The persons working there are not employed by the owner thereof but are working with the permission of the owner। दोस्तों, क्या होता है, जनरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कुछ परमानेंट इंप्लॉयज होते हैं जो कि कंपनी के ओन पेरोल्स पे होते हैं, और कुछ इंप्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। बट दोस्तों, इफ दोज इंप्लॉयज बिलोंग्स टू कॉन्ट्रैक्टर, देन ऑल्सो देयर सेफ्टी एंड देयर health is all sole responsibility of the occupier or the owner of the company। This act is applicable to those places also। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वर्कर कौन होता है? हु इज अ वर्कर? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, a person employed in any manufacturing process or cleaning or any work incidental to manufacturing process is a worker। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हो, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो और किसी भी इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग वर्क में अगर वो काम कर रहा है, इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो काम कर रहा है, दोस्तों वो एक वर्कर है। अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय through any agency with or without the knowledge of the principal employer। Just in last slide as I told you कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी है, तो वह उस आदमी, इफ ही इज वर्किंग इन द प्रेमिसेस ऑफ द ओनर, so he is also a worker for him, so whether for remuneration or not।
सो इफ वेदर अगर उसको पैसा दिया जा रहा है तब भी वो वर्कर है और पैसा नहीं दिया जा रहा है तब भी वो वर्कर है। और नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। सो ऑल दिस थिंग्स दे हैव बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 21 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो ये जो वर्कर की जो डेफिनेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है ये सेक्शन 2I में आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दी गई है। सो पढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ दोस्तों। सो डेफिनेशंस इन सेक्शन 2। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कुछ सेक्शन 2 है, उसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस है। इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज दोस्तों काम करती है। इन्हीं डेफिनेशन से पता चलता है कि वेदर वर्किंग पर्सन इज अ चाइल्ड लेबर और नॉट। तो दोस्तों पहली डेफिनेशन क्या है? अडल्ट। अडल्ट क्या होता है दोस्तों? अडल्ट मींस अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18th ईयर्स ऑफ एज। अगर किसी आदमी की आयु 18 साल से ज्यादा है तो उसको हम एडल्ट की कैटेगरी में ले लेते हैं। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो नेक्स्ट होता है एडोलसेंट। दोस्तों एडोलसेंट कौन होता है? वह आदमी, वह व्यक्ति जिसकी जो आयु है 15 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है। सो दोस्तों वो कौन होगा? ही विल बी एन एडोलसेंट। सो थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ चाइल्ड। सो दोस्तों हु इज अ चाइल्ड? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर्स ऑफ 15th ईयर्स ऑफ एज। सो दोस्तों जो चाइल्ड लेबर वाली कैटेगरी आएगी वो इसमें आएगी, मतलब जिनकी आयु 15 साल से कम है वो आपके चाइल्ड लेबर कैटेगरी में आ जाएंगे एंड ही विल बी नोटेड एज अ चाइल्ड एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हु इज अ यंग पर्सन? यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलसेंट। कि यंग पर्सन कौन है? कि या तो वो बच्चा है या एडोलसेंट है, मतलब या तो उसकी आयु 15 साल से कम है या 15 से ज्यादा है बट 18 से कम है। सो वो कौन हो जाएगा? आपका यंग पर्सन हो जाएगा। सो कंटिन्यूइंग दिस, नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है? डे क्या होता है? अब मान लीजिए, वैसे हम सबको पता है कि रात के 12 दिन में 24 घंटे होते हैं, बट यह भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मेंशन किया हुआ है कि डे की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों ये सब वेजेस को मैंडेट करने के लिए ये सब डेफिनेशंस वहां पे दी गई है। सो दोस्तों व्हाट इज अ डे? अ डे मींस अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। मतलब रात को 12 बजे से जब शुरू होगा और अगले रात को 12 बजे तक, अगली रात के 12 मतलब 24 घंटे। तो डे की डेफिनेशन वो दी गई है, रात के 12 बजे से अगले 24 घंटे तक इज अ दैट पीरियड इज नोन एज डे। वीक क्या होगा दोस्तों? वीक मींस अ पीरियड ऑफ 7 डेज। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और वीक कब से शुरू होगा एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। सो मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट से लेके अगले 7 दिन तक विल बी अ वीक। सो व्हाट इज अ कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर क्या होता है दोस्तों? कैलेंडर ईयर इज पीरियड मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने ही होते हैं। और ये कब से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन अ ईयर। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वो आपका कैलेंडर ईयर में आएगा। ये सेक्शन 2 में मेंशन्ड है दोस्तों। अगर कोई वर्कर से बात होती है कि कितना टाइम काम किए हैं तो कंपनी जो भी उसका कैलेंडर ईयर काउंट करेगी वो 1 जनवरी से काउंट करेगी एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एंड व्हाट इज पावर? सो पावर दोस्तों, पावर ये नहीं कि मिनिस्ट्रियल पावर है यहाँ पे या सीएम की पावर है, पीएम की पावर है। सो पावर मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर here means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency। सो पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करी गई है जो कि मनुष्य या फिर किसी भी जानवर द्वारा ना बनाई गई हो। सो उससे यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होगा दैट इज टर्म्ड एज पावर हियर। एंड व्हाट इज अ प्राइम मूवर? सो दोस्तों प्राइम मूवर मींस एनी इंजन और मोटर और एनी अदर अप्लायंस व्हिच जनरेट्स और अदरवाइज प्रोवाइड्स पावर। सो जो भी पावर को जनरेट करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा पावर को, सो उसे हम बोलेंगे प्राइम मूवर। सो दीज वर फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस दैट हैव बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 2। फॉर मोर डेफिनेशंस आप फैक्ट्रीज एक्ट 1940 की बुकलेट को रेफर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सो ऑक्यूपायर कौन होता है दोस्तों? हु इज द ऑक्यूपायर? सो ऑक्यूपायर होता है कंपनी का, अगर हम आम भाषा में बोले कंपनी का मालिक या फिर कंपनी को जो बंदा ओन करता है। सो पर्सन जिसके पास कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ही इज अ he is a occupier. So some companies may, if a GM is having an ultimate control, general manager is having an ultimate control of the factory, so for that purpose he will be the occupier. It includes a partner in case of a firm or a director in case of a company. सो अगर कोई कोई कंपनी का जैसे एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सो वो कंपनी का ही विल बी दी ऑक्यूपायर। और गवर्नमेंट में कैसे होता है? जो गवर्नमेंट की पीएसयूज होती है इन गवर्नमेंट कंपनी, ऑक्यूपायर नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर। वहां पे डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है कि वहां पे ऑक्यूपायर हो। इन दैट केस अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री शैल बी द ऑक्यूपायर। तो जनरली वही है, अगर बाई चांस कोई कंपनी है, अगर हम बात करें मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर्स को किसी पीएसयू का अधिकार दे दिया गया है
तो अगर इफ ही इज वर्किंग, इफ ही इज रनिंग, या फिर कोई जनरल मैनेजर को कंपनी का कारभार दे दिया गया है, सो ही विल बी द ऑक्यूपायर। बिकॉज दिस एक्ट्स ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए गए हैं। ये इक्वली एप्लीकेबल टू दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू पीएसयूज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। सो मूविंग अहेड दोस्तों, नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। सो दोस्तों, अगर आप किसी फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, तो वैसे वहाँ पे हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का बोर्ड लगा होता है, लेकिन ये नोटिस बाय ऑक्यूपायर है। ये नोटिस जो है ऑक्यूपायर को फैक्ट्री इंस्पेक्टर को देना होता है एटलीस्ट 15 डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई। इफ सपोज कीजिए, अगर कोई नई कंपनी कहीं पे शुरू हो रही है, तो और वो न्यू कंपनी को ऑक्यूपाई करना है, तो ऑक्यूपाई करने से पहले, उसे 15 दिन से पहले, एक जो ऑक्यूपायर है यानी कि जो मालिक है या फिर जो उस फैक्ट्री को रन करेगा, उसको एक नोटिस देना होता है, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर यानी कि चीफ कंपनी का जो इंस्पेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसे नियुक्त करती है, उसको एक नोटिस देना पड़ता है। उसमें क्या क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, कंपनी का क्या नेम है और किस सिचुएशन में है। उसका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपायर का एड्रेस देना पड़ता है उसको। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेमिसेस, की कंपनी कहाँ पे स्थित है, ये मेंशन होता है। द एड्रेस टू विच कम्युनिकेट्स रिलेटिंग टू द फैक्ट्री में भी सेंट। सपोज कीजिए, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे जो रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशंस है वो फैक्ट्री को करती है। सपोज कीजिए, जैसे कोविड के प्रोटोकॉल्स इतने सारे अभी कोविड के टाइम में दिए गए हैं, तो वो कहाँ भेजेगी गवर्नमेंट? तो वो एड्रेस बताना पड़ता है कि अगर कुछ हम कम्युनिकेशंस करेंगे तो हमें किसको एड्रेस करना है, मतलब किसके नाम वो देने हैं और किस एड्रेस पे वो सेंड करने हैं, तो वो एड्रेस देगा। द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, आपका रिफाइनरी है, आप बल्ब बना रहे हो, आप मोटरसाइकिल बना रहे हो, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या नेचर है। द टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड और टू इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, आप कितनी बिजली का यूज करने वाले हैं, और या फिर अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कितना आप इंस्टॉल करेंगे बाद में, तो वो भी आपको अभी बताना पड़ता है। द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द पर्पस फॉर दिस एक्ट, जो ऑक्यूपायर है उसका मैनेजर का नाम देना पड़ेगा। द नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, हमें बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री में कितने आदमी काम करने वाले हैं। सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कुछ और चीजें जो कि इफ अ चीफ इंस्पेक्टर थिंक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन द नोटिस, दैट also are made inside this note, in this notice, and this is sent to the chief inspector. सो दोस्तों, ये ऑक्यूपायर को ये सब बेसिक जो डाटा है, ये तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑक्यूपायर को फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही यू कैन स्टार्ट द फैक्ट्री, यू कैन स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर क्लियर इंस्पेक्शन फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफिसर। सो मूविंग अहेड दोस्तों, द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। अब सपोज दोस्तों, कोई तो इंस्पेक्ट करेगा ना, मतलब हाँ, वी सेड कि वी आर फॉलोइंग, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वी आर फॉलोइंग इट, बट उसकी क्या एश्योरिटी है कि इफ इट इज गेटिंग फॉलोड और नॉट। सो उसको फॉलो करने के लिए, उसको चेक, उसको मतलब मैंडेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लोगों को क्या कहती है, रेगुलेट करती है, फिर नियुक्त करती है। तो वो कौन होते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सब लोगों को दे कैन अपॉइंट, ताकि वो लोग क्या कर सकें, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जो काम हो रहा है, उनको देख सकें। prescribed their duties and qualifications based upon their qualifications या based upon their educational background. So government may prescribe their duties की okay, their work will be assigned to them कि you will be doing this work and you will be doing that work. So every district magistrate shall be an inspector for his district. So दोस्तों, कहते हैं ना कि एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैक्ट्रीज लगेंगी या जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शेल बी एन इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। तो वो हर फैक्ट्री को ओन करता है। एवरी इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड। जो आईपीसी के अंडर दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपकी फैक्ट्री में, तो जो भी चार्जेस आपके आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे, तो आपके अगेंस्ट जो भी एफआईआर होगी या कुछ भी होता है, सो दैट all those things will be dealt as per Indian Penal Code. So दोस्तों, this was the basic part of Factories Act 1948. In coming videos we will be covering द इश्यूज ऑफ क्लीनलीनेस की, कि आपको कितना क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, आपको कितना वेजेस देना है, कि कितना सेफ हाइट होना चाहिए, वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो दैट विल बी कमिंग इन वीडियो 2 and 3। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज लाइक, follow and subscribe to our channel.
And if you have any comments, please let do us know, and we will try to upgrade our videos as per your comments. So guys, thank you for watching the video. Thanks a lot.